वेलकम बैक स्टूडेंट्स। अब हम जानते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज के बारे में। तो द रिसोर्सेज विच डू नॉट गेट एग्जॉस्टेड इवन आफ्टर कंटिन्यूस यूज आर कॉल्ड रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी वो स्रोत जिनका लगातार इस्तेमाल होने के बाद भी यदि वो समाप्त ना हो तो उनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहेंगे, यानी नवीकरणीय स्रोत। सम एग्जाम्पल ऑफ रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर सनलाइट एंड एयर। कुछ जो एग्ज़ाम्पल हमें दिए गए हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज के, वो हैं सनलाइट और एयर, जैसे कि सूरज की रोशनी और हवा। ये कभी भी समाप्त नहीं होंगे, तो ये ऐसे संसाधन हैं, इसलिए इनको हम रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहते हैं। दूसरे हैं, अगर हम बात करें तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो नोन एज इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज, यानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को इनएग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज के तौर पर भी जाना जाता है, यानी ये कभी ना समाप्त होने वाले संसाधन हैं। फिर बात करते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज की। तो द रिसोर्सेज विच गेट कम्प्लीटली एग्जॉस्टेड ड्यू टू कंटिन्यूस यूज एंड टेक मिलियंस ऑफ ईयर्स टू रीजनरेट आर कॉल्ड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज, यानी ऐसे संसाधन जिनके लगातार कंटिन्यूस इस्तेमाल से कुछ समय बाद ये समाप्त हो जाएंगे और इनके रीजनरेशन में यानी पुनर्निर्माण में लाखों वर्ष का समय लगेगा, इसलिए इनको नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज कहा जाता है। उदाहरण के तौर पर सम एग्जांपल ऑफ नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर कोल। कोयला एक निश्चित मात्रा में है पृथ्वी पर, पेट्रोलियम पदार्थ निश्चित मात्रा में है। कुछ रिपोर्टों के माध्यम से ये भी पता चला है कि अब आने वाले 50 से 60 या 70 वर्ष के दौरान पेट्रोलियम पदार्थ लगभग समाप्त हो जाएंगे। तभी आप देख रहे हैं कि लगातार आने वाला जो समय है वो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स पर शिफ्ट हो रहा है, क्योंकि भविष्य में पेट्रोल डीजल मिलेगा नहीं, इसीलिए ज़्यादातर वाहनों को बिजली से संचालित किया जाने की प्रक्रिया चालू है। साथ ही सोलर व्हीकल्स भी डेवलप होने लगे हैं भारत में। वहीं हम बात करें नेचुरल गैस, जो प्राकृतिक गैस पाई जाती है पृथ्वी में, तो ये भी एक नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। नेचुरल गैस का इस्तेमाल आपने पढ़ा होगा, जो सीएनजी का इस्तेमाल होता है वो नेचुरल गैस से ही बनी हुई होती है। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर ऑल्सो कॉल्ड एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज। अनवीकरणीय स्रोतों को हम एग्जॉस्टिबल रिसोर्सेज भी कहते हैं, यानी भविष्य में ये समाप्त होने वाले संसाधन होते हैं। सिंस दी नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड एग्जॉस्टिबल, दे शुड बी यूज जुडिशली, यानी कि अनवीकरणीय स्रोत सीमित हैं और कभी ना कभी समाप्त हो जाएंगे, इसलिए हमको इनको जुडिशली यानी बेहद उचित ढंग से इनका इस्तेमाल करना चाहिए। ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट, विकास के आधार पर संसाधन कितने भागों में बांटा गया है, आइए इनको देखते हैं। तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज पोटेंशियल एंड एक्चुअल रिसोर्सेज, यानी डेवलपमेंट के बेसिस पर दो भागों में इनको बांटा गया है। एक है पोटेंशियल, यानी वो संसाधन जिनमें क्षमता है आगे एक बड़े रिसोर्स के तौर पर डेवलप होने की। वहीं दूसरे जो एक्चुअल रिसोर्सेज हैं, आइए अब इसको समझते हैं क्या होते हैं ये। पहला है पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी ऐसे द रिसोर्सेज विच हैव नॉट बीन यूज टू देयर फुल पोटेंशियल बट कैन बी यूज इन द फ्यूचर आर नोन एज पोटेंशियल रिसोर्सेज, यानी कि ये वो संसाधन हैं जिनका अभी पूरी क्षमता के साथ इस्तेमाल नहीं किया गया है, लेकिन भविष्य में इनके पोटेंशियल रिसोर्स होने की संभावनाएं ज़्यादा हैं। यानी कि अगर मैं बात करूं, जब तक ईंधन की खोज नहीं हुई थी, पेट्रोल डीजल की खोज नहीं हुई थी या गाड़ियों का निर्माण नहीं हुआ था, तब तक वो हमारे लिए एक पोटेंशियल रिसोर्स के तौर पर उपलब्ध था। लेकिन जब से गाड़ियां और इंडस्ट्रीज़ का इस्टेब्लिशमेंट हुआ, उसके बाद से वो हमारे लिए एक एक्चुअल रिसोर्स बना। एग्जाम्पल के तौर पर अगर हम पोटेंशियल रिसोर्स की बात करें तो अफ्रीका हैज़ अ नंबर ऑफ वाटरफॉल्स विच कैन बी यूज्ड फॉर जनरेशन ऑफ हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी, यानी अफ्रीका में बहुत सारे वाटरफॉल्स हैं, यानी कि झरने हैं, जिनका इस्तेमाल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी यानी उनसे बिजली बनाने का जो इस्तेमाल है वो किया जा सकता है। बट एट प्रेजेंट दे आर नॉट फुली यूटिलाइज, लेकिन उन वाटरफॉल्स का आज पूरी तरह से पूर्णतः इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है। देयरफॉर वाटरफॉल्स आर अ पोटेंशियल रिसोर्स ऑफ अफ्रीका। तो हम ये कह सकते हैं कि अफ्रीका में वाटरफॉल्स यानी जो झरने हैं वो एक पोटेंशियल रिसोर्स के तौर पर हैं।
अब बात करते हैं एक्चुअल रिसोर्सेज की। तो द एक्चुअल रिसोर्सेज हुज टोटल क्वालिटी एंड क्वांटिटी आर प्रेजेंटली नोन एंड कैन बी पुट टू एक्चुअल यूज़ आर नोन एज एक्चुअल रिसोर्सेज। यानी कि वो रिसोर्सेज जिनकी टोटल क्वालिटी एंड क्वांटिटी के बारे में हमें जानकारी है एंड कैन बी पुट टू एक्चुअल यूज़ आर नोन एज, और जिनका हम वास्तविकता में इस्तेमाल कर सकते हैं वो हमारे लिए एक्चुअल रिसोर्सेज हैं। सर्वे हैड बीन कंडक्टेड टू डिटरमाइन देयर टोटल अवेलेबल रिजर्व। साथ ही उनकी सर्वेइंग यानी मैपिंग का काम कराया जाता है कि कितनी जगह पर कितनी मात्रा में जो रिसोर्सेज है वो अवेलेबल है या उसका संग्रहण हुआ है, रिजर्व हुआ है वो। तो एग्जाम्पल के तौर पर विंड ब्लोइंग एट वेरी हाई स्पीड वॉज अ पोटेंशियल रिसोर्स मैनी सेंचुरीज एगो। यानी जो तेज़ बहती हुई हवाएं हैं उनके अंदर पोटेंशियल होता है। प्राचीन समय में जो समुद्री बड़ी लंबी लंबी समुद्री यात्राएं होती थी, जो व्यापारिक यात्राएं होती थी, वो इन्हीं हवाओं के भरोसे हुआ करती थी। तो हम कह सकते हैं कि बहती हुई हवा एक बहुत अच्छा पोटेंशियल रिसोर्स है। टुडे अ नंबर ऑफ विंड मिल्स हैव बीन इंस्टॉल्ड इन मैनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड टू हार्नेस द विंड एनर्जी। आज भी विश्व के तमाम इलाकों में, और अगर मैं भारत की बात करूं तो जो हमारा गुजरात और राजस्थान वाला इलाका है वहाँ पर तेज़ हवाएं बहती हैं। तो वहाँ पर विंड मिल्स लगाकर उन हवाओं से एनर्जी जो है वो प्रोड्यूस की जा सकती है और उससे इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जा सकती है। तो द विंड मिल्स सच एज दोज इन द नेदरलैंड्स एंड तमिलनाडु नाउ जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर हम बात करें कि जो नेदरलैंड्स है और तमिलनाडु है, यहाँ पर विंड मिल्स के द्वारा जो है वो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन का काम वर्तमान में संचालित है। देयरफॉर हाई स्पीड विंड इज़ एन एक्चुअल रिसोर्स फॉर नेदरलैंड एंड तमिलनाडु। तो हम कह सकते हैं कि नेदरलैंड और तमिलनाडु में जो है वो हाई स्पीड विंड जो है वो एक एक्चुअल रिसोर्स है। वहीं अगर मैं बात करूं राजस्थान और गुजरात की, तो इनके अंदर यहाँ पर हवाएं काफ़ी तेज़ बहती हैं, लेकिन अभी पूरी तरह से यहाँ पर जो विंड मिल्स हैं वो इस्टेब्लिश नहीं की गई हैं, जिसके कारण इसको हम पोटेंशियल रिज़र्व के तौर पर या पोटेंशियल रिसोर्स के तौर पर समायोजित कर सकते हैं कि भविष्य में जब भी कभी यहाँ पर विंड मिल्स लगाई जाएंगी तो उससे भी इलेक्ट्रिसिटी उत्पादित की जा सकती है। तो वो एक रिसोर्स के तौर पर हमारे लिए काम कर सकता है। आगे बात करें ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण के आधार पर, तो रिसोर्सेज कैन बी क्लासिफाइड एज यूबिक्विटस एंड लोकलाइज्ड। यूबिक्विटस क्या होता है? ये होता है सर्वव्यापी, यानी ऐसे संसाधन जो हर जगह उपलब्ध हों, और दूसरे होते हैं लोकलाइज यानी कि स्थानीय संसाधन। तो आइए बात करते हैं यूबिक्विटस के बारे में रिसोर्सेज में। तो द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड एवरीवेयर आर कॉल्ड यूबिक्विटस रिसोर्सेज, यानी वो संसाधन जो हर जगह व्याप्त हों, जैसे कि हवा, एयर एंड सनलाइट आर सम एग्जाम्पल ऑफ द यूबिक्विटस रिजल्ट। यानी कि जो हवा है, सूरज की रोशनी है, ये हर जगह व्याप्त है, इसलिए इनको हम सर्वव्यापी संसाधनों के तौर पर जानते हैं। फिर इसके बाद बात करेंगे लोकलाइज्ड रिसोर्सेज की। तो द रिसोर्सेज दैट आर फाउंड इन सर्टेन और स्पेसिफिक प्लेस आर कॉल्ड लोकलाइज्ड रिसोर्सेज, यानी कि वो संसाधन जो किसी खास जगह पर, एक निश्चित जगह पर उपलब्ध होते हैं, उनको हम लोकलाइज या स्थानीय संसाधन के तौर पर जानते हैं। जैसे कि गोल्ड है तो गोल्ड एक निश्चित जगह पर मिलेगा। अब जो डायमंड है उसके लिए एक स्पेसिफिक जगह होती है जहाँ पर उनकी माइनिंग की जाती है। सिल्वर के लिए भी यही बात है, कोल के लिए भी यही बात है कि ये हर जगह उपलब्ध नहीं होते हैं, इसलिए उनको लोकलाइज रिसोर्सेज की कैटेगरी में रखा जाता है। तो आई होप आप लोगों को ये बातें क्लियर हुई होंगी रिसोर्सेज के बारे में, और आगे ह्यूमन रिसोर्सेज के बारे में और ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के बारे में नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे।